हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। आई होप आप रोज हमारे साथ नई नई करंट अफेयर और सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपको यह सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और यह सभी टॉपिक आपको आने वाली परीक्षाओं के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। लेकिन आज की करंट अफेयर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कल संडे है और कल संडे हम एक खास सेशन लेकर के आ रहे हैं। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है पढ़ते वक्त, किसी को माइंड डाइवर्ट होता है, फोकस नहीं बन पाता और स्टडी टाइम टेबल फिक्स वगैरह नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति के में कल शाम को हम एक खास सेशन लेकर के आ रहे हैं। तो यदि इस प्रकार का आपका अपना भी कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप हमें कमेंट करके बताइए, कल उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो यह मैसेज था कल की क्लास के लिए। वहीं हम हमारी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज डेट हो गई है 12 सितंबर 2020। तो आज की इस क्लास में भी कुछ नए टॉपिक आए हैं करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो अगर आप भी उन्हें जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 3 टॉपिक्स हैं। आज सबसे पहले हम चार्टर एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं, वहीं उसके बाद हम सरोद पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम पढ़ने वाले हैं वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक को पढ़ेंगे। यह वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे है तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हमारा तीसरा टॉपिक आज का रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास को शुरू कर लेते हैं और पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यह चार्टर एप्लीकेशन को लेकर है। चार्टर एप्लीकेशन दरअसल है क्या, यह समझते हैं पहले। दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वह आजकल इस एप्लीकेशन का लगातार टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कहाँ कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि डीटीसी की जो बसें हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वह सीएनजी बसेस हैं तो पर्यावरण को लेकर के भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं अगर दिल्ली वालों की बात की जाए तो दिल्ली वालों की जिंदगी डीटीसी बस के बिना एक अधूरी सी लगती है। डीटीसी बसों का जो रोड पे भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो उस बस में ट्रैवल करती है। तो लगातार अब तक तो व्यवस्था इस प्रकार यही थी कि पेपर टिकट्स का इस्तेमाल किया जाता था लगातार, और जो नॉर्मल फेयर है जो नॉर्मल बस के अंदर वह 5, 10, 15 रुपीज़ का होता है। एसी बस के अंदर यह 10, 15, 20, 25 होता है। तो अब तक क्या होता था कि कैश ट्रांजेक्शन चला करती थी और पेपर टिकट्स का इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया रुख अपनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा भारत डिजिटल इंडिया के तहत चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया के तहत नई नई चीजें लाई जा रही हैं। तो उसी प्रकार कुछ नया व्यवस्था दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कर दिया है। अब अगर आप दिल्ली वाले हैं तो यह न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट लगातार डीटीसी बसेस के अंदर इसका टेस्ट कर रही है। इसके तहत जो यात्री होंगे उन लोगों को टिकट्स लेने के लिए कैश का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर उनके पास स्मार्टफोन है, वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह लोग डीटीसी की जो एप्लीकेशन है, चार्टर एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और यह पूरी तरह से अपनी टिकट्सों को खरीद सकते हैं इसके तहत। यानी कि उनको जहाँ से जहाँ तक जाना है वहाँ तक की वो टिकट ले सकते हैं। इसकी वजह से फ़ायदा यह होगा कि ट्रांजैक्शन जो होंगी वो कैशलेस हो जाएंगी और पेपर का इस्तेमाल भी नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है। तो यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा है। लगातार जो केंद्रीय जो कैलाश गहलोत हैं परिवहन मंत्री, वह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह कोशिश कर रहे हैं और वह अब तो ये देखा जाने लगा है कि दिल्ली की जो पब्लिक है वह भी इसका इस्तेमाल अब कर रही है। हाल फिलहाल अभी जो उसका टेस्ट है वह से भी टेस्ट अभी क्लस्टर बसेस के अंदर किया जा रहा है। क्लस्टर बसेस में से पास हो जाने के बाद फिर इसको आने वाले समय में सभी बसेस के अंदर अप्लाई करवा दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को टिकट्स लेने में सुविधाएं हो सके। तो इसके अंदर 2 तरह की व्यवस्था की गई है। अगर जैसे कि कोई यात्री है, उसको पता है कि हाँ उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक की टिकट कितनी लग रही है, तो ऐसे में वह अमाउंट एंटर करके ही अपनी टिकट खरीद सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नहीं पता कि अमाउंट कितना लगना है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने बोर्डिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट को एंटर करेगा। उसके बाद उसका जो फेयर है वहां पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद वह डिजिटल ट्रांजेक्शन करके वह टिकट खरीद सकता है। तो यह व्यवस्था पूरी तरह से अब धीरे धीरे होती जा रही है दिल्ली बसेस के अंदर। इसके तहत जो दिल्ली की बसेस है उसके अंदर बस का क्यूआर कोड लगाया गया है। हर बस का अपना क्यूआर कोड है, तो जो यात्री है उसको वह क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद डिटेल्स वगैरह उसको एंटर करनी होगी एंड फाइनल में उसको अपना पेमेंट करना होगा और उसके बाद टिकट्स उसके पास में आराम से आ जाएगी। तो अब ये नई व्यवस्था कर दी है। तो डिजिटल इंडिया के तहत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं इसके बाद अब अगले टॉपिक को समझ लेते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक है सरोद पोर्ट्स। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरोद पोर्ट्स को लॉन्च कर दिया। दरअसल ये है क्या, यह एक डिस्प्यूट को निपटाने का एक बॉडी बनाई गई है, सिस्टम बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये डिस्प्यूट्स को खत्म कर रहे हैं। यानी कि जब हमेशा हम देखते हुए आए कि डिपार्टमेंट कोई भी हो सब जगह पे डिस्प्यूट्स उठते हैं, तो इसको खास तौर पे अब तैयार कर दिया गया है डिस्प्यूट निपटाने के लिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडलेस ऑफ डिस्प्यूट्स। तो यह इसकी फुल फॉर्म है। तो साथ ही साथ इसको किसके लिए बनाया गया, डिस्प्यूट्स कहाँ के निपटाएगा, तो यह पोर्ट और शिपिंग के डिस्प्यूट निपटाने के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे हम देखते आए हैं कि शिपिंग को लेकर के पोर्ट्स पर बहुत सारे विवाद अलग अलग उठते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसे कल
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब इसके तहत इसको लॉन्च करने के बाद बहुत सारी उम्मीदें इसके प्रति जताई जा रही है। बहुत सारे जो मंत्रियों के द्वारा बताया गया है कि यह जो निवारण तंत्र लॉन्च किया गया सिस्टम है यो, इसके तहत जो शिपिंग वाले और जो पोर्ट्स वाले लोग होंगे उनको निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यह भी उम्मीद हो रही है कि इससे न्याय में होने वाले खर्च में बहुत कमी आएगी और साथ ही साथ समय भी बचेगा और जल्द से जल्द ही बहुत जल्दी यह काम कर देगा, यानी कि बहुत जल्दी है ही लोगों को, यानी कि शिपिंग वाले जो लोग होंगे उनको न्याय दिलाने में मदद करने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सरोद पोर्ट्स है यह एक महत्वपूर्ण कदम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा माना जा रहा है। वहीं साथ ही साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया है। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि पहले जो परिवहन विभाग था, यानी कि जो राजमार्ग वगैरह का शिपिंग का जो पहले एक डिपार्टमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके तहत एक सरोद रोड्स के नाम से भी इस तरह का एक निवारण तंत्र बनाया गया था। तो यह बताया जा रहा है कि यह जो सरोद पोर्ट्स है यह पूरी की पूरी तरह ही सरोद रोड्स की तरह बनाया गया है और उसकी तरह ही ये लगभग आने वाले समय में काम करने वाला है। तो उस प्रकार यहाँ पर हमारे लिए सरोद पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सरोद पोर्ट्स है। सरोद का मतलब क्या है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडलेस ऑफ डिस्प्यूट्स। किसने लॉन्च किया, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री, जिसका डिपार्टमेंट होता है सभी चीज़ें उसके पास ही आती है। तो यह केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री के तहत था, तो इसलिए उनके द्वारा बताया गया, नई दिल्ली में इसको लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन सरोद पोर्ट्स है क्या, पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सरोद पोर्ट्स क्या है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यह याद रखना है कि यह एक विवाद निवारण तंत्र है। और साथ ही साथ किसके तहत रजिस्टर किया है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्स को कर दिया गया है। और साथ ही उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय है। और साथ ही साथ यह उम्मीद हो रही है कि इससे न्याय में लगने वाली लागत और समय में भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो यह बात हो गई सरोद पोर्ट्स की। अगला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो है वो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को लेकर है। तो कल वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आ गया है। यह सूचकांक हर वर्ष आता है और यह कनाडा की एक संस्था के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इसके अंदर 126 देशों को इस साल लिया गया है और उनकी जो व्यापार वगैरह की जो चीज़ें हैं, व्यापार में खुलेपन के बारे में बताया गया है। तो यह जो पूरा सूचकांक होता है, इसका जो मेन पॉइंट है वह यह है कि सभी देशों का ये एनालिसिस करते हैं और वहाँ चेक करते हैं किस देश के अंदर कारोबार के वातावरण के अंदर कितना खुलापन है। यह हमेशा उस चीज़ को नोटिस करते हैं और उसके आधार पर ही सूचकांक तैयार करते हैं। जहाँ पे खुलापन ज़्यादा होगा वह देश उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा और जहाँ खुलापन जितना कम होगा वह देश उतना ही ज़्यादा नीचे चलता आएगा, यानी कि वो पीछे चला जाएगा। तो इस साल इसको कनाडा की एक एजेंसी ने लॉन्च किया। हर साल माना जाता है कि वही लॉन्च करती है, तो उसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च कर दिया है। कनाडा की एजेंसी बनाती है, अंत में फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको लॉन्च करता है। रिलीज करने का काम फ्रेजर इंस्टीट्यूट के पास आता है। तो इस साल फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 126 देशों को इसके तहत रखा है और उसके बाद यह जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है उसे लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य को समझें, क्योंकि हम भारतीय हैं तो इंडियन होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी भारत के प्रति बनती है। तो यह भी बनती है कि हम यह जाने कि इस सूचकांक के अंदर भारत की स्थिति क्या है। दरअसल 2019 के सूचकांक के अंदर भारत 79th प्लेस पे था, लेकिन इस साल भारत की जो कंडीशन है वह 26 प्लेस गिर गई है और 26 प्लेस गिरने के बाद जो भारत है अब वह इस सूचकांक के अंदर इस साल 105th प्लेस पे आया है। तो यानी कि सूचकांक में भारत को 105वां स्थान दिया गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में भारत का -26 हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो यह सूचकांक था, इस सूचकांक के अंदर बहुत सारी चीज़ें यह भी बताई गई है कि भारत की जो स्थिति गिरी है, स्थिति गिरने के बहुत सारे कारण हैं। स्थिति गिरने के कारण बताए गए हैं। वह बताया गया कि न्यायिक प्रणाली में भारत की बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट देखी गई, न्यायिक प्रणाली में कमी देखी गई है, संपत्ति के अधिकार को लेकर के कमियां देखी गई। वहीं साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो भारत की व्यापार स्वतंत्रता थी, कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट आई है। ऐसे कुछ कारण गिनाए गए हैं जिसकी वजह से बताया गया है कि भारत की स्थिति यहाँ गिर गई है। आई होप आप समझ रहे हैं और क्लियर हो रहा है टॉपिक आपको ये, ठीक है ना। तो यह कुछ कारण बताए गए थे जिसकी वजह से यह बताया गया कि भारत की स्थिति क्यों गिरी है, यानी कि भारत को जो इतना माइनस हुआ है 26 का, वह इसलिए वजह से हुआ। और यह सारी बात इसकी थी। अगर वहाँ पे टॉप प्लेसेस की बात की जाए तो पिछले 2-3 साल से लगातार हांगकांग और सिंगापुर फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे आ रहे हैं। तो इस साल भी हांगकांग और सिंगापुर ही फर्स्ट और सेकंड प्लेस यहाँ पे लिए हुए हैं। ज़रूरी है कि हम भारत के साथ टॉप प्लेसेस भी जानें। वहीं इसके अलावा बात की जाए तो इसको वैसे तो कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था, लेकिन दिल्ली में कल इसको एक एनजीओ है हमारी दिल्ली का, हौजखास के अंदर है, उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी।
तो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा कल इस सूचकांक को दिल्ली में भी लॉन्च कर दिया गया था, दिल्ली में रिलीज किया गया था, उसके बारे में जानकारियां बताई गई थी। तो अगर इस सूचकांक के हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज के अंदर जो देश शामिल है उन देशों का नाम है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और कनाडा। यह है इसके टॉप 10 है। अगर हम इसमें एक प्रकृति देखें तो इसमें जो मोस्टली देश हैं वह सारे सारे पूर्वी देश मोस्टली है इसके अंदर, तो इसलिए सॉरी पश्चिमी देश जो है वह है मोस्ट है इसके अंदर। तो पश्चिमी देशों की स्थिति इसमें ज़्यादा अच्छी है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं हमारे दुनिया के वह डेवलप्ड कंट्रीज है, तो हर चीज़ों में कहीं ना कहीं उनका जो भागीदारी है वह ज़्यादा रहती है। वहीं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे जापान, जापान इस सूचकांक के अंदर 20th प्लेस पे है, वहीं जर्मनी 21st प्लेस पर है, और इटली 51 प्लेस पे। इसलिए इटली की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है बाकी कंपेरिजन में। फ्रांस की बात की जा रही है तो यहाँ फ्रांस 58th प्लेस पर आया है, और रशिया 89th प्लेस पर है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं उनको भी अगर देखा जाए तो वह काफ़ी पीछे हैं इस सूचकांक के अंदर। वहीं अगर यह बात की जाए कि इस सूचकांक में सबसे लास्ट कौन आया, तो सबसे लास्ट में आए हैं अफ्रीकी देश। अफ्रीकी देश जैसे कि कांगो, जिम्बाब्वे, सूडान, ऐसे ऐसे जो अफ्रीकी देश हैं यह इसके अंदर सूचकांक में सबसे ज़्यादा लास्ट पे आए हैं। तो इस टॉपिक के नज़रिए से अगर हम देखें, यानी कि हम देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो आया था तो उसमें क्यों लॉन्च किया जाता है, कारोबार और वातावरण में खुलेपन को लेकर के लॉन्च किया जाता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, वहीं दिल्ली में सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा रिलीज किया गया है। फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे हांगकांग एंड सिंगापुर है। भारत की स्थिति -26 हुई है, भारत 79 प्लेस पे था, आपकी बार 105th प्लेस पर आ गया है। और इसके आगे की बात की जाए तो यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि टॉप 10 में जो बड़ी बड़ी कंट्री न्यूजीलैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, कनाडा है। तो यह सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको यह टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने चार्टर, एप्लीकेशन, सर्वोच्च पोर्ट्स और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को अच्छे से समझ लिया है। आने वाली परीक्षाओं में अब अगर आपको यह समझ में आ गया है तो प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न है तो ऐसी स्थिति में आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि वह भी विभिन्न चीज़ों को जान सके और करंट अफेयर के अंदर अपनी नॉलेज बढ़ा सके। And in the last, thank you so much for watching this video.